हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सालार मूवी को, जो कि इस मूवी का पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक खंसार नाम का शहर होता है और उस शहर में हम दो दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है देवा और दूसरे का नाम होता है वर्धा। और वर्धा का फुल नेम है वरदराज मन्नार, जो कि उस शहर के किंग राज मन्नार का बेटा है। और उस राज मन्नार किंग की दो वाइफ होती है और पहली वाली वाइफ से उसे एक लड़का और एक लड़की मिलती है, जिनमें से एक का नाम होता है रुद्रा और दूसरी वाइफ से भी उसे दो बच्चे मिलते हैं। उनमें से एक वर्धा था और उसका छोटा भाई, और जो रुद्रा था वो अपने आप में सबसे खुद को सुपीरियर मानता था कि हाँ भाई, मुझे कोई हरा नहीं सकता। और वो वर्धा को नीचा दिखाने के लिए उसकी नाक की रिंग ले लेता है। और जब ये बात देवा को पता चलती है तो वो सीधा पहुंच जाता है रुद्रा के पास उससे बदला लेने के लिए। और जहाँ पे वर्धा उसको रोकने की भी कोशिश करता है कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है और जहाँ तक कि ये तुम्हें जान से ही मार सकते हैं, लेकिन देवा फिर तब भी दोस्ती की खातिर रुद्रा से लड़ने के लिए चले जाता है। जहाँ पे फिर देवा रुद्रा से मिलता है तो वो रुद्रा उससे बोलता है कि तुम मेरे एक आदमी से लड़ो और अपनी रिंग वापस ले जाओ। फिर देवा भी जोश जोश में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर वर्धा भी देवा को रोकने के लिए आ जाता है पीछे से, लेकिन देवा पूरा गुस्से में एकदम लाल हो रखा था। अब वैसे देवा ने भी वहाँ पे एक प्लानिंग बिछा रखी थी, जैसे एक बिजली की नंगी तार को वो वहाँ पे खुला छोड़ देता है। फिर जैसे ही वो आदमी देवा से लड़ने के लिए आगे आता है तो देवा उस बिजली की तार को पकड़ लेता है, जिससे फिर देवा को तो शॉक लगता ही लगता है, फिर सामने वाले को बहुत गंदा शॉक लगता है। फिर देवा के उस हाथ पे पूरा शोल्डर तक उस बिजली का निशान हो गया था, लेकिन फिर तब भी देवा ने वर्धा को उसकी रिंग वापस कर दी थी। मतलब वो रिंग जीत के उसने वापस ले दी थी। जहाँ पे फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात के टाइम देवा अपने घर में कुछ कीले वेले ठोक रहा होता है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो खुद को और अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि उस टाइम पे वो और उसकी माँ उसी घर में थी। लेकिन फिर तभी उस घर में कुछ आदमी घुस के देवा और उसकी माँ को मारने लग जाते हैं। लेकिन फिर तभी वर्धा वहाँ पे पहुंच जाता है और उनसे बोलता है कि देवा और उसकी माँ को छोड़ दो, वो मेरा दोस्त है। लेकिन फिर रिप्लाई में वहाँ पे वो गुंडा बोलता है कि ये तुम्हारे पापा का ही ऑर्डर है और अगर हमने इसको नहीं माना तो ये उल्टा हमारे लिए गलत साबित हो जाएगा। लेकिन फिर तभी वर्धा बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ से वो एक कड़ा निकाल के उसको दे देता है। अब उस कड़े से ये होता था कि जैसे जितना बड़ा कड़ा होगा उतना ही ज्यादा उस बंदे पे पावर होगी। अब जैसे किसी के पास छोटा कड़ा है तो उस पे छोटे मोटे जिला की पावर होगी, लेकिन वर्धा पे एक मोटा सा और बड़ा सा कड़ा था और उन गुंडों को भी पावर से ही मतलब था। तभी फिर वो गुंडे कड़ा ले जाते हैं और बदले में देवा और उसकी माँ को छोड़ देते हैं। फिर तभी उसकी माँ देवा से बोलती है कि अब हम ये जगह छोड़ देंगे और कभी खानसार में लौट के वापस नहीं आएंगे, और ऐसा उसकी माँ उससे वादा करती है। लेकिन देवा वादा करने से पहले सबसे पहले वर्धा के पास जाता है और बोलता है कि तुमने आज जो मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता, और तुम मुझे कभी भी बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा दौड़ा चला आऊंगा। फिर वर्धा भी उसको यही रिप्लाई में बोलता है कि तुम्हारी जान को भी यहाँ पे खतरा है तो तुम यहाँ से चले जाओ। और जाने के साथ साथ वर्धा देवी को एक नाम दे देता है जो होता है सालार। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़े शहर में, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो कि खानसार से बचकर इंडिया के बाहर रह रहा होता है। अब लेकिन उसकी बेटी वापस इंडिया चली जाती है। फिर जैसे ही वहाँ पे खानसार के लोगों को पता चलता है कि उस बिजनेसमैन की बेटी इंडिया आई है तो वो सारे आदमी मिलकर उस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं। फिर तभी वो बिजनेसमैन इंडिया में कॉन्टेक्ट करता है और बोलता है कि मेरी बेटी गलती से इंडिया चली गई है और उसे खानसार के लोगों के पास बिल्कुल मत जाने देना, क्योंकि अगर वो खानसार चली गई तो सारे लोग उसको मार देंगे। और वो बोलता है कि तुम उसे बुला लो कि वही मदद कर सकता है। और वो आदमी भी कहता है कि हाँ, उसे बुलाना ही पड़ेगा अब तो। और यहाँ पे उसे करते हुए बहुत देर हो जाती है। इसका मतलब वहाँ पे बात हो रही है देवा की। फिर इस बिजनेसमैन का दोस्त वहाँ पे उसको बताता है कि उस लड़की की रक्षा सिर्फ एक ही कर सकती है, जो है देवा की माँ। लेकिन तुम्हारी बेटी को एक झूठ बोलना पड़ेगा और वो बताना पड़ेगा कि वो इंग्लिश की एक टीचर है। फिर श्रुति देवा के माँ के पास जाती है, जहाँ पे वो बताती है कि मैं एक इंग्लिश की टीचर हूँ और मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ, तो आपके अंडर में मुझे कोई जॉब मिल जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन देवा की माँ उसको ऐसा मना कर देती है और वो बोलती है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती हैं, तुम उनको नहीं संभाल पाओगी। लेकिन फिर श्रुति वहाँ पे रिप्लाई में बोलती है कि यहाँ पे मैं 20 दिन रुक जाती हूँ, अगर इस बीच मैंने बच्चों को अच्छे से संभाल लिया तो ये बहुत ही अच्छा होगा। फिर वो देवा की माँ यहाँ पे मान जाती है। फिर अगले दिन से श्रुति सारे बच्चों को पढ़ाने लग जाती है और एक साइड अपने सालार भैया भी वहाँ पे आके दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे देवा की माँ भी श्रुति से बोलती है कि मेरा बेटा शाम के 6 बजे से पहले घर आ जाना चाहिए और उसके पास ना ही कोई हथियार, ना ही कोई चाकू, ना ही कोई बंदूक होनी चाहिए, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यानी कि उसकी माँ भी अपने बेटे को हर तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहती थी। फिर इसी बीच एक फॉरेनर इंडिया के अंदर अपने काले माल को सप्लाई करना चाहता था, लेकिन फिर उसे हर जगह पुलिस और मीडिया का भी डर रहता था, तो वो वहाँ पे अपने माल को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है और ये भी इस जगह का अच्छा खासा एक गैंगस्टर होता है और बदले में वो उससे कुछ शेयर्स भी ले लेता है। फिर वो
गैंगस्टर उस माल पे भी सील लगा देता है। और अगर मैं तुम्हें इस सील की खासियत बताऊं तो अगर ये किसी भी सामान पे लग जाए ना तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता, जैसे नेता, पुलिस, लॉयर, कोई भी नहीं। और ये ओवरऑल पूरा माल ही पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। और मान लो जिसने इस सील को तोड़ा तो पुलिस आके उसको तोड़ देगी। फिर जैसे कुछ पुलिस वाले उन ट्रक्स को रोकते हैं तो वो देखते हैं कि उस पे सील लगा हुआ है, और ये देख के उनके भी फटके चार हो जाती है, तो वो भी उनको कुछ नहीं कहते। उल्टा यहाँ पे बात और ऐसी चल रही होती है कि खानसार के लोग बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं, और अगर हमने इस सील को तोड़ा तो वहाँ के लोग हमें तोड़ देंगे। कुल मिला के यहाँ पे बात खानसार के खौफ की बात हो रही होती है। फिर वो सारा माल नेपाल जाने लगता है, और उस ट्रक के अंदर एक पंडित नाम का एक शख्स भी बैठा होता है, जिसके पास फिर खानसार की आंटी का कॉल आता है। और वो कॉल पे बोलती है कि माल तो अब नेपाल जा रहा है तो उसे जाने दे, लेकिन तू अपने आदमियों को लेके आसाम पहुंच, क्योंकि वहाँ पे एक मेरी बिजनेसमैन दुश्मन की बेटी है, उसको लेके मेरे पास पहुंच। इसका मतलब श्रुति आसाम में रह रही थी। अब वो लोग भी आंटी की बात को मानते हुए आसाम पहुंच जाते हैं श्रुति को लेने के लिए। और यहाँ पर उन लोगों को श्रुति मिल भी जाती है, तो वो उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन फिर इतने में देवा की माँ वहाँ पे बोलती है कि कोई लड़की पे अत्याचार कर रहा है और तुम सब क्या कर रहे हो, कोई तो उसको बचाओ। तभी फिर वहाँ पे कोल माइंस में कर रहे वर्कर्स भी बोलते हैं कि तुम्हारा भी तो एक बेटा है ना, तो उससे जाके बोलो, वो बचाएगा इस लड़की को। लेकिन फिर तभी एंट्री होती है पीछे से प्रभास की, जो इस मूवी में देवा है। और ये सब सुन के देवा को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो सारे गुंडों को एक एक करके मार देता है। और ये बात जैसे ही फिर खानसार पहुँचती है तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि उन्होंने हमारे गुंडों को भी मार दिया है और हमारा सील भी फ्रीज कर दिया है, और हमारा सील तोड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। फिर तभी देवा का दोस्त वर्धा वहाँ पे बोलता है कि पूरे इंडिया में तो सिर्फ एक ही शख्स है जो इस सील को रोक सकता है, और वो है देवा। अब फिर वहाँ के लोग भी डिसाइड करते हैं कि उसने सील को तोड़ा है, और जो सील को तोड़ेगा मतलब उसको मरना ही पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे अब देवा को मरना पड़ेगा। फिर जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है देवा के पास, और वो श्रुति को तो बचा लेता है, लेकिन अब श्रुति की जान बचाने के लिए शुरू में जो गैंगस्टर मिला था उसके साथ उसको बहुत दूर सेफ जगह पे पहुंचा देता है। फिर वहीं श्रुति भी रास्ते में जाते जाते उस गैंगस्टर से बहुत सारे सवाल पूछती है, जैसे कि खानसार क्या है, सलार कौन है, और उसकी माँ कौन है, मतलब ओवरऑल सलार की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। तो वो गुंडे भैया भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे क्वेश्चनों का जवाब एक साथ कैसे देगा। तो फिर वो गुंडी भैया श्रुति को एक स्टोरी सुना देते हैं, जहाँ पे बात होती है कुछ हजारों साल पहले की, मतलब जिस टाइम पे अकबर, बीरबल, तेनाली रामा जैसे लोग थे, और इन दोनों में लूटपाट का बहुत ज्यादा चलन हुआ करता था। और उसी के साथ साथ जिनमें 3 कबीले भी शामिल होते हैं, जिनका नाम होता है शौर्यांग, मन्नार और गनियार। अब उन तीनों कबीलों में से उन्होंने लोगों से पैसा लेके, मतलब ऑलमोस्ट हड़प के, अपना एक बड़ा सा साम्राज्य तैयार कर लिया था, जिसको नाम दिया था उन्होंने एंड में खानसार। और उस टाइम पे हर एक कबीले का एक लीडर होता है, और इस टाइम के मन्नार से भी पहले एक लीडर था जो था शिव मन्नार, मतलब इनसे पहले पूरे खानसार को यही शिव मन्नार लीड करते थे। और फिर बात रहती कुछ 1947 की, जब इंडिया और पाकिस्तान का डाइवर्जन हो रहा था, तो ये मन्नार अपने बेटे को गोद में रखकर सीधा पहुंच गए थे पार्लियामेंट में, और इंडिया के मैप से खानसार को मिटा दिया। मतलब इंडिया की कोई भी बात खानसार नहीं मानेगा, लेकिन खानसार का कानून पूरे इंडिया को मानना पड़ेगा। अब जैसे इंडिया में कोई भी इलीगल वेपन, गोल्ड, डायमंड या कोई से भी ड्रग्स आते हैं अगर इंडिया में, तो इसका 30 to 40% खानसार को भी मिलेगा। अब फिर धीरे धीरे समय भी बीतता गया, और यहाँ पे शिव मन्नार की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पे बात ये थी कि शिव मन्नार के बाद कौन लीड करेगा खानसार को। अब वैसे एक लीडर का ही बेटे को हक होता है पूरा पूरा वहाँ पे लीड करने का, यानी कि अब बारी थी राज मन्नार की। लेकिन फिर उनका बेटा राज मन्नार ये नहीं चाहता था, तो वो गनियारों को छोड़ देता है और शौर्यांग वाले कबीले के हर एक शख्स को वहाँ पे मरवा देता है। फिर खानसार के आसपास वो वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें बनवा देता है, और हाई टेक्नोलॉजी सुरक्षा भी वहाँ पे मंगवा लेता है, ताकि उसके अलावा कोई और मेन लीडर बन ही ना सके। और वो उसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अप्लाई कर देता है। अब पूरी मूवी के अंदर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ देखने को मिलेगा इस रूल्स में, और मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मूवी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो राज मन्नार है उसने अपने खानसार को पूरे 101 शहर में डिवाइड कर दिया है, और हर एक शहर का एक एक लीडर भी वहाँ पे तैनात कर देते हैं, ताकि सभी अपने अपने शहरों को लीड कर सके। अब यहाँ पे भी जो 101 लीडर्स है उन्हें भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अब जैसे नंबर 1 पे होते हैं कपार, नंबर दूसरे पे होते हैं सरदार, और तीसरे नंबर पे होते हैं कर्ता। अब जो कपार होते हैं उन पे 1 वोट की पावर होती है, और जो सरदार होते हैं उन पे 3 वोट की पावर रहती है, और जो कर्ता होते हैं उनके पास 15 वोट्स की पावर होती है। अब मतलब कह सकते हैं कि इन तीनों पे पूरे 100 राज्य की पावर है, और बचा एक राज्य, वो तो इसके बेटे ने ही खो दिया था, तो इसको भी लास्ट में एक राज्य दे दिया जाता है। तो यहाँ पे सबको कुल मिला के 101 राज्य हो जाते हैं। सो अब स्टोरी पे आते हैं, जहाँ पे राज मन्नार को पता लगता है कि किसी ने तो यूएस से या फिर कहीं किसी देश से इलीगल वेपन्स, ग्रेनेड्स एंड बॉम्ब बनाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया था उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। सो यहाँ पे राज मन्नार सोचता है कि मुझे यूएस जाके पता करना चाहिए कि ये ऑर्डर किसने दिया है, और एक्चुअल में बात तो ये भी थी कि वो हथियार बनने शुरू भी हो गए थे। अब यहाँ पे वो यूएस के लिए निकल जाता है, लेकिन उससे पहले वो अपने राज्य को संभालने के लिए अपनी गद्दी कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को दे देता है। अब जब लीडर ही इंडिया से
बाहर जा रहा है तो कौन राज्य को लीड करेगा। तो वो गद्दी अपनी बेटी को दे देता है कि हाँ कुछ भी दिक्कत हो तो तुम मैनेज कर लेना। और हाँ, जब राजमन्नार यूएस जा रहा था तो जाने से पहले वो अपने बेटे से भी मिलता है और बोलता है कि बेटा मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन अगली बार मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम ही आगे करता बनो, मतलब कि तुम ही सबको लीड करो। और राजमन्नार ये भी बोलता है कि अगर तुम किसी सरदार को हटा के उसकी जगह ले लेते हो तो तुम्हें लीडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब तुम चूज कर लो कि तुम क्या चाहते हो। फिर वर्धा यहाँ पे सोचता है कि जिसको मैंने छोटे में अपना कड़ा दिया था मैं उसी को हटा दूंगा। और वर्धा यहाँ पे एक कर भी लेता है, उसको हटा के उसकी जगह ले लेता है। लेकिन फिर जो सरदार हटा था उसको कई लोग मिलके फिर भड़काने भी लग जाते हैं और ये भी बोलने लग जाते हैं कि इसने तुम्हारी जगह छीन ली है और अगर ऐसी चलता रहा तो ये करता भी जल्द से जल्द बन जाएगा, तो हमें इसको तो रोकना पड़ेगा। फिर वो लोग डिसाइड भी कर लेते हैं वर्धा को मारने की। फिर इसी बात को लेकर पूरे खानसार में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे फिर सबको कंट्रोल करने वाला लीडर तो जा चुका था बाहर, लेकिन अब राजगद्दी पे बैठी हुई उसकी बेटी, उसके पास टेम्पररी पावर है कुछ चेंजेस करने की। तो वो वहाँ पे एक कानून लागू करती है जिसे कहते हैं सीज फायर। इसका मतलब ये कि कोई भी किसी को बंदूक नहीं मारेगा या चाकू बम वगैरह या किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वहाँ पे फिर उसी का भाई रुद्रा वहाँ पे यही कह देता है कि खानसार की किताब में भी लिखा हुआ है कि कर्ता कोई भी एकदम से डिसीजन नहीं ले सकता, उसके लिए मीटिंग बैठेगी और वोटिंग होगी। अब ये आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कोई सीईओ, सीटीओ या फिर कोई किसी कंपनी के मेंबर्स, उन सभी के बीच में वोटिंग होती है जिससे पता लग जाता है कि ये डिसीजन सही है या गलत। सो यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। सो अब ये वोटिंग होने वाली थी 9 दिन बाद। फिर उसके बाद ये पता लग जाएगा कि सीज फायर लगेगा या फिर नहीं, और अगर सीज फायर लगा तो कोई भी एक दूसरे को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा, और अगर सीज फायर हट गया फिर जो कोई भी एक दूसरे का दुश्मन होगा उन सभी को मार दिया जाएगा। फिर जो वहाँ पे 8 सरदार होते हैं वो अपनी टीम को एक बिल्डअप देने के लिए फॉरेन कंट्री से ही कुछ टीम्स मंगवा लेते हैं अपने अपने लिए। फिर वर्धा भी अपने बड़े भाई रुद्रा से बोलता है कि भैया हमें भी तो टीम चाहिए होगी ना, सभी अपने लिए टीम मंगवा रहे हैं तो हमें भी तो जरूरत है। लेकिन फिर तभी वर्धा को अपना वादा याद आता है जो देवा ने उसको दिया था। सो अब क्या था, अब वर्धा जाते हैं सीधा देवा के पास मदद मांगने के लिए, और देवा इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आ भी जाता है। फिर यहाँ पे बीच में 1-2 इंसिडेंट भी होते हैं जहाँ पे जो नारंग होता है वो अपने बेटे को सरदार बनाना चाहता था, और बेटा सबसे बड़ा हरामी, उसको हर दिन एक नई लड़की चाहिए थी और वो पतंग उड़ा के लड़कियों को चूज करता था। और जब ये बात सालार को पता चलती है तो वो भी उसको गुस्से में आके मार देता है। फिर वहीं जहाँ पे नारंग होता है वो गुस्से में आके अपने बेटे का बदला लेने के लिए वर्धा सालार को और उसके सभी दोस्तों को जेल में डाल देता है। और अब यहाँ पे जो गुंडी भाई स्टोरी बता रहे थे वो यहीं पे खत्म होती है, और श्रुति भी पूछने लग जाती है कि इसके बाद क्या हुआ, कौन जीता, वोटिंग कैसे हुई। सो अब डायरेक्ट आते हैं प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पूरे 9 दिन हो चुके हैं और अब तो राजमन्नार भी यूएस से आ चुके हैं खनसार में, और वहीं यहाँ पे वोटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे कैजुअली एक इंसिडेंट और होता है, जैसे मतलब 50% लोग बोल रहे थे कि सीज फायर को हटाओ और 50% कह रहे थे कि सीज फायर को मत हटाओ। मतलब यहाँ पे तो 50-50% हो गए दोनों की साइड में। पर अब वर्धा के पास भी पावर है वोटिंग का, अगर उसने बोल दिया कि सीज फायर हटाओ तो हटेगा, और अगर बोल दिया मत हटाओ तो वो भी नहीं हटेगा। लेकिन यहीं पे फिर वर्धा का डिसीजन ये होता है कि सीज फायर को हटाओ, और ये वर्धा ने डिसीजन ऐसा क्यों लिया वो शायद से हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगा। अब यहाँ पे होता यही है कि सब लोग मारकुटाई पे उतर आ जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे होता भी यही है कि वर्धा और सालार मिलके बहुत सारे लोगों को जान से मार देते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा खून खराबा होता है, बहुत सारी फाइटिंग होती है, और ये फाइटिंग सीन देखने में ही मजा आएगा। लेकिन फिर इसी फाइटिंग सीन में भी यही होता है, राजमन्नार के पास भी कोई एक बंदा मारने के लिए उसको आ जाता है, और वो और कोई नहीं उसी का जमाई होता है, मतलब अपने ससुर को मारने आ गया। और ये भाई साहब भी शौर्यांग कबीले से बिलोंग करते हैं। अब ये इसका जमाई इसको मारने के लिए इसीलिए आया था क्योंकि इसी ने पूरे शौर्य वंश को खत्म करवा दिया था। लेकिन शौर्य वंश के कुछ लोगों ने अपने बच्चों को गटर में छुपा दिया था जिससे कि कोई और इन पे हाथ ना उठा सके, और ये इसीलिए राजमन्नार को मारने के लिए आ जाता है। और वहीं फिर दूसरी साइड देवा को मारने के लिए मन्नार के आदमी आए होते हैं, जहाँ पे वर्धा तो देवा को बचा लेता है। लेकिन वहाँ पे एक चीज और रिवील होती है कि जो अपना देवा था, मतलब सालार जो था, वो खुद शौर्य वंश के लीडर का बेटा था। अब ध्यान दो, अगर लीडर नहीं होगा तो उसी का बेटा ही लीड करेगा सबको, मतलब अपने देवा भाई के भी चांसेस आ रहे हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइज इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।